विस्तार में चीज़ें बताऊँ। जो समअप मैं बता देता हूँ। जो नोटिस है, जो जनपद में इलेक्शन से रिलेटेड नोटिस है, वो आज 11 बजे जारी हो चुका है और उस नोटिस के अनुसार 28 तारीख से नामांकन की प्रोसेस शुरू होगी। नामांकन के लिए जो निर्धारित स्थान है वो जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में ADM J का कोड है, वो कोड रूम होगा। और नामांकन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो तीन चीज़ें, एक तो नंबर 1 स्थान हमारी नोटिस में निर्धारित है। समय 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक किसी भी वर्किंग, इसी बीच में जो हॉलीडेज पड़ते हैं वो 29 तारीख गुड फ्राइडे और 31 तारीख रविवार का जो सार्वजनिक अवकाश है वो दोनों दिन नॉमिनेशन नहीं होंगे। बाकी जितने भी वर्किंग डेज में 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में जो निर्धारित स्थान है ADM J के कोड में, वहाँ नॉमिनेशन की प्रोसेस संपादित है। नॉमिनेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड ARO भी नोटिफाइड है, वो हमारे जिलाधिकारी पोल डेजिग्नेटेड ARO है। नॉमिनेशन के उपरांत जो नोटिस हमारे जारी हुआ है उसमें एक तो स्क्रूटनी का दिनांक और समय, स्क्रूटनी हमारे 5 तारीख को 11 बजे से स्क्रूटनी उसी स्थान पर ADM J कोड पर निर्धारित है और नाम वापसी का जो आखिरी समय है वो 8 तारीख को 3 बजे तक का समय होगा जो हमारे नोटिस में होगा। और निर्वाचन लड़ने की स्थिति में जो निर्वाचन का जो तिथि होगा, जो नामदार का जो तिथि होगा वो 26 तारीख को होगा और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का समय होगा। ये पर्टिकुलर्स हमारे नोटिस में है जो आज 11 बजे हमारे हस्ताक्षर से जारी है। बाकी अभी आपसे बातचीत करने से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी नॉमिनेशन से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारियाँ उनको हम लोगों ने दे दिया है। जो नॉमिनेशन में जितने भी डिटेल्स हमारे पास प्राप्त होते हैं, खास तौर पर मुझे लगता है कि मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिडेविट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। वो एफिडेविट हम डेली अपलोड करेंगे। एफिडेविट .eci.gov.in जो वेबसाइट है उसमें डेली आप देख भी सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अपलोड करने का निर्देश है, वो उसको हम अपलोड करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल है उसमें भी ये एफिडेविट पोर्टल का एक लिंक भी हम लोगों ने दे रखा है, इसमें से आप उसको देख सकते हैं। बाकी जितने ऑनलाइन नॉमिनेशन फैसिलिटी हो या प्रपोजल्स की संख्या हो या जो विभिन्न प्रकार से जो जमानत धनराशि के संबंध में जो डिटेल्स हो, वो सारी चीज़ें ADM J साहब ने अभी बता भी दिया है। एक और चीज़ जो आप लोगों के भी नॉलेज में, हालांकि कुछ लोगों ने उसको ऑलरेडी प्रकाशित भी कर दिया है, विभिन्न प्रकार के परमिशन चाहिए होते हैं जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कैंडिडेट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हमने ये सिस्टम लिफाफड़ी में भी जारी कर दिया है। अगर एक पर्टिकुलर विधानसभा में वो कार्यक्रम हो रहा है तो संबंधित विधानसभा के ARO उस परमिशन को जारी करेगा। अगर एक से अधिक विधानसभाओं में वो कार्यक्रम हो रहा है तो मतलब नॉर्मली जुलूस वगैरह या उस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें ADM सिटी संबंधित जो इन्वॉल्व होते हैं जो विधानसभा, उस विधानसभा के ARO से रिपोर्ट लेकर के उसके आधार पर ADM सिटी उसको जारी करेगी। तो ये व्यवस्था रहेगी। हमारे व्यय प्रेक्षक आज जनपद में पहुँचेंगे, जिससे वो आएंगे उसके बाद उनसे संबंधित विवरण भी हम आपसे साझा करेंगे। उनसे संपर्क करने के लिए जो एक फ़ोन नंबर है उसको भी हम पब्लिसाइज करेंगे। जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर भी जैसे जैसे वो पहुँचेंगे उनके संबंध में विवरण और उनसे संपर्क करने के लिए जो डेटा है, जो कॉल करने के लिए जो फ़ोन नंबर वगैरह है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन जो आज जो नामांकन के संबंध में जो नोटिस हमारे जो निर्धारित हुए उससे संबंध में जो मुख्य विवरण है। और बाकी चूँकि अलग अलग जो स्टेप्स हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन देने की स्थिति होगी आपको हम बताएं। आप बाहर से दीजिए, आप लोग बाहर से बीच में बात आपने बताई कि जनरल पब्लिक के लिए जो नियम है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा लोगों के मन में तो भी अपनी सामर्थ का चिंतन होता है, कैश की कितनी लिमिट होगी, वो किस प्रकार से ले जा सकते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। ये 2-3 बिंदु और हैं, मैं आप साथियों से 2 मिनट चाहूँगा। थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथी ने अभी रेज किया है पब्लिक जानकारी के लिए। जैसे शादी विवाह में लोग कैश लेके जाते हैं, तो कैश अगर लेके जाते हैं तो हमारे जैसे FS की टीम
प्रत्येक विधानसभा में 3 FST टीम और 8 घंटे के क्षेत्र में वो लोग मौजूद हैं। और जैसे अभी आज नोटिफिकेशन हो गया, तो जो आयोग के निर्देश के क्रम में नोटिफिकेशन के नोटिस के तुरंत बाद SST टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम भी काम करना शुरू करेगी। तो कैश ले जाने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आप कैश ले जा रहे हैं उसके संबंध में पूरा सबूत अगर आपके पास है, तो वो सबूत चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है तो किसी को कोई दिक्कत आएगी। नॉर्मली हम लोग जो अनअकाउंटेड कैश होता है या जो अवैध शराब के परिवहन है उसमें कार्रवाई होती है। और अनअकाउंटेड कैश में ये नियम है कि अप टू 10 लाख हमारे FST SST टीम अपने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करते हैं एंड अबाउट 10 लाख इनकम टैक्स की टीम को रेफर करते हैं। और इनकम टैक्स की टीम भी जो लोकल लेवल पे एक असिस्टेंट कमिश्नर नोडल ऑफिसर के रूप में शामिल है, और वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको चेक करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए पूरा मौका देते हैं। और उसके बाद अगर जैसे मैंने कहा है कि वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, उसका जो सोर्स या ट्रेल एस्टैब्लिश होता है, तो उसके बाद वो मतलब प्रॉपर प्रोसेस चेक करने के बाद वो इसी पर तमाम चीज़ें ऐसी जैसे ऑटोमोबाइल से उनकी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, उनकी बहुत सी लोग कैश से खरीदती गाड़ियाँ, उनके लिए आप किस तरह करेंगे? नहीं, देखिए मैंने कहा है कि अगर आप कैश ले जा रहे हैं तो उसका सोर्स आप उसमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे नॉर्मली 2 प्रकार के ही, मैं एक मोटे तौर पर इलेक्शन के दौरान 2 प्रकार के लोगों में से ज़्यादातर शंकाएं रहती है। एक तो वो कैश विड्रॉवल करके कोई ले जा रहा है, या व्यापारी है जो अपने दिन भर का जो क्रय विक्रय का जो धनराशि है उसको बैंक में जमा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं उसमें यही साथियों से आग्रह करूँगा, आप अपने जो कैश है उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, उसको लेके चलिए, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ डिटेल लेके चलिए, क्योंकि ये एक समय ऐसा है कि जहाँ पे हमें अवैध रूप से शराब हो या वोटर को प्रलोभित करने के लिए किसी भी प्रकार को चाहे वो धन हो या किसी भी अन्य चीज़ को ले जाने से हमें रोकना भी बहुत आवश्यक है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए। तो इस दौरान मैं सारे लोगों से आग्रह भी करूँगा, आप जब भी कैश लेके जाएंगे और स्पेशली मतलब बड़े अमाउंट में कैश लेके जाएंगे, तो उससे रिलेटेड आप बिल वाउचर्स या विड्रॉवल की जो रेसिप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलिए, मैं ये आग्रह करूँगा। तो 26 अप्रैल को जिस तरह का हमारे मतदान तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक पॉइंट रेज किया है, तो मतदान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है। तो मैं उसमें उस दिन जितने भी हमारे वन और बंधु जिनके शादी भी हो रहे होंगे, उनसे आग्रह भी करूँगा कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सेट करिए कि सबसे पहले मतदान, और वो मतदान में इम्पोर्टेंट है, वो एज एन एग्जाम्पल वो सेट करेंगे। मैं आग्रह करूँगा उन सारे परिवारों से, मैं आग्रह करूँगा मताधिकार का जो प्रयोग है उसको अवश्य करें, और पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल वो सेट करेंगे। जितने वर वधु हैं वो साथ में आकर के मतदान करेंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे। डीएम साहब, मैं अमर उजाला डिजिटल से। सर, इस समय जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है अलीगढ़ में। मैं इस मीटिंग से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ताला नगरी पर अगर आप देखेंगे एक बड़ा खाली ग्राउंड पड़ा है डीपीएस के बाद, तो वहां पर अभी भी एक प्रत्याशी जो दावेदार था उसका वॉल पेंटिंग अभी भी वहां पेंट नहीं की गई है। इस मीटिंग के माध्यम से मैं सीविजिल ऐप के बारे में भी बताना चाहूँगा। सीविजिल ऐप एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रत्येक, जो कि इतना बड़ा जनपद है, इसमें हम ये चाहे हमारे FST और SST टीम में ये समझता हूँ कि हर कोने कोने तक पहुँच सकेंगे, और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ये ऑप्शन दिया गया है सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए, जो आदर्श आचार संहिता से जुड़े हुए वायलेशन की जो केसेस हैं उसको रिपोर्ट करना। सीविजिल एक ऐसा ऐप है जिसमें कोई भी, उसमें 2 चीज़ें हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अलाउ नहीं होंगे। आप मौके पे जा करके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके आप सबमिट करेंगे, आपकी जो आइडेंटिटी उसको गोपनीय रखी जाएगी, और विदिन 100 मिनट्स हमारी टीम को उसमें कार्रवाई करना ही करना है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लोगों से आग्रह करूँगा कि सीविजिल ऐप को अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करें, और सीविजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता का जो भी वायलेशन है उसको रिपोर्ट कर लें, ताकि हम अपने FST या अपनी टीम के माध्यम से उसको तत्काल वेरीफाई करके आचार संहिता के अगर वायलेशन है उसकी कार्रवाई हम कर सकते। सर, वो प्रश्न सर 25 को भी कुछ शादी है, 25 26 4-5 दिन का सालन है, तो 25 को जो लोग शादी वगैरह कर रहे हैं तो उनका हमसे प्रश्न वो लोग कर रहे हैं कि अब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, डीजे चलाए नहीं चलाए, या गाड़ियाँ हम लोग टैक्सीज वो लोग करते हैं अपनी पर्सनल गाड़ियों को दर करते हैं, तो उसमें
उसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए चुनाव देखिए मतलब मैं इसमें फिर से क्लियर करूँगा। चुनाव में जो आचार संहिता जो लगी हुई है, आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान हम लोग सुनिश्चित करें। तो इसमें किसी भी प्रकार की जैसे नॉर्मल लाइफ का से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो सब चीज़ें तो होती रहेंगी, बशर्ते बस इतना ही है कि इसमें मतदान को या मतदाताओं को प्रभावित प्रलोभित करने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं की जाएगी। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को अफेक्ट करने का किसी भी प्रकार की नहीं। बट नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल जो चीज़ें जो होती हैं वो तो होता ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की खास नहीं। सर एक प्रश्न सवाल करते हैं सर, चुनाव सर हर साल चल रहा है, बड़ा चुनाव होता है कोई ना कोई सब 50% प्रयास करता है कि निष्पक्ष चुनाव हो सर, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है सर एक आरोप लगने लगता है कि सत्ता के दबाव में विपक्ष को समय से अनुमति नहीं मिल पा रही है रैली की, जुलूस की, कार्यक्रमों की सर। देखिए इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन अनुमति के लिए भी पोर्टल तैयार किए गए हैं और उसके बारे में भी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी हमने बता दिया है। और ये कि हर चीज़ के लिए मुख्यालय तक उनको आने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खैर में कोई सभा हो रही है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने ये काम डेलीगेट कर लिया कि वो संबंधित एआरओ से वो परमिशन ले सकते हैं। और इसमें ये भी चूँकि प्रैक्टिकल इशू आता है कि 2 या 3 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है, तो हर विधानसभा में जाकर के अपना अलग अलग परमिशन लेके घूम रहे हैं, वो इशू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड परमिशन के लिए एडीएम सिटी को हमने नोडल भी नॉमिनेट किया है ताकि किसी प्रकार का समस्या। सर एक प्रश्न हो रहा है अभी जैसे मार्च क्लोजिंग आ रही है और इस वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों में अधिकांश ठेके ऐसे जो अगले वर्ष नहीं लेंगे, उनकी कई बार इस बार होली पर भी शिकायत मिली थी कि वो सस्ती शराब बेच रहे हैं जिससे कि उनका स्टॉक क्लियरेंस हो जाए, तो इसका क्या प्रभाव निर्वाचन प्रक्रिया में पड़ सकता है? नहीं देखिए निर्वाचन प्रक्रिया में मैंने जैसे कहा है कि निर्वाचन के दौरान सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक तो आचार संहिता के जो बिंदु है उसका वायलेशन ना हो, और नंबर 2 शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसके किसी भी प्रकार का एडवर्स प्रभाव ना हो। तो यदि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो एक्साइज है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू हमारे सामने आए हैं तो उसको निश्चित तौर पर अगर एमसीसी के वायलेशन है तो उसके संबंध में चेक किया जाए। तो मैं आपको वो जो 2 पॉइंट्स बताना वो जरा प्लीज